नमस्कार, काश से किताब में आप सबका स्वागत है। ये बहुत ख़ास प्रोग्राम है हमारे चैनल पर जिसमें हम अपने मेहमानों से बात करते हैं, किताबों के बारे में, उनकी पढ़ने-लिखने की दिलचस्पियों के बारे में। और आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान है, हमें बहुत खुशी है कि वो हमारे साथ हैं जाने-माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह साहब और आज हम उनसे बात करेंगे, उनकी पढ़ने-लिखने की दिलचस्पियों के बारे में। सर बहुत शुक्रिया, बहुत हमें खुशी है कि आप यहाँ पर हैं और एक एजाज़ है हमारे लिए। आदाब सब सुनने वालों को, श्रोताओं को, देखने वालों को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर मैं पहला सवाल यही पूछता हूँ आपसे कि हाल-फिलहाल में आपने कौन-सी अच्छी किताबें पढ़ी हैं या आप पढ़ रहे हैं? मैंने अभी खत्म की है एक किताब जिसका अंग्रेजी में है, मनु पिल्लई की लिखी हुई, जिसका टाइटल है द कोर्टिज़ान, द एम्परर एंड द इटालियन मंक। तो ये किताब मुझे किसी ने अपनी सालगिरह पर तोहफे में दी थी। मुझे इसके बारे में ना कुछ मालूम था, ना इन साहब के बारे में कुछ मालूम था। मनु पिल्लई जो करंटली शशि थरूर के स्टाफ में हुआ करते थे और जो हिस्टोरियन है और बहुत नौजवान इंसान है, और मैं बेहद मुतासिर हुआ उनके ज्ञान से और जो उनकी जो रीडिंग है हिंदुस्तान की हिस्ट्री के बारे में। तो ये मुख्तसर वाक़ियों का जिक्र है हिंदुस्तानी तारीख में से, जिन पर उन्होंने उनके दिमाग पे छाप छोड़ी है। ऑब्वियसली उसमें बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी है, महात्मा गांधी के बारे में भी है, बेगम सुमरू के बारे में भी है, बहादुर शाह जफर के बारे में, वाजिद अली शाह। बहुत ही मुख्तसर 3-4 पेज के वो हैं एसेज इन सब वाक़ियों पर, यूटनी के ऊपर जो हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी थी। और कोर्टिज़ान जाहिर है कि बेगम सुमरू का जिक्र है कि वो एक तवाइफ थी जिन्होंने बहुत तरक्की की और जो बेगम बन गई सरदना की, और जिन्होंने शाह आलम की बड़ी मदद की, ऐसा मुझे मालूम हुआ। हालांकि मैं खुद सरदना का हूँ, क्योंकि के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो ये सबसे रिसेंट किताब है जो मैंने खत्म की है। और एक और बात मैं कह दूं इससे पहले कि लोग समझें कि मुझे हमेशा से ही पढ़ने का बहुत शौक था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बचपन में मैं अखबार सिर्फ स्पोर्ट्स पेज पढ़ा करता था, और स्पोर्ट्स पेज पर भी जो क्रिकेट के बारे में जो खबरें होती थी या बॉक्सिंग के बारे में, इन दो खेलों में मेरी ज़्यादा दिलचस्पी थी। फ्रंट पेज हेडलाइंस में देख लेता था, एडिटोरियल पर तो मैं नजर भी नहीं डालता था, मेरी समझ नहीं आता था क्या लिखा हुआ है। और पढ़ने का शौक मेरे बड़े भाई जो है सबसे, जमीर से बड़े जहीर, जो मिस्र में रहते हैं, उन्हें हमेशा था। हम लोग जब छुट्टियों पर आया करते थे, नैनीताल में हम लोग पढ़ते थे, दिसंबर में छुट्टियां मिलती 3 महीने की, हम घर आते थे तो 1-1 रुपया या 2-2 रुपए हमें जेब खर्च मिलता था उस सफर के लिए, जिससे मैं कॉमिक्स खरीदता था। जमीर जो थे वो कार्टून खरीदा करते थे, उन्हें कार्टून जमा करने का शौक था, और जहीर हमेशा एक किताब लेकर आते थे। और मैं देखता था उन किताबों को, कभी एगाथा क्रिस्टी की, कभी सोमरसेट मॉहम की, कभी ओ हेनरी की किताबों में। सोचता था कि ये क्या है ये किताबें। एक आध बार मैंने उनको पीजी वुडहाउस वगैरह अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी में हमारी तरबियत हुई बचपन। और ये भी एक बात मैं कह दूं कि हिंदुस्तानी मुसन्निफों से मेरी पिछले 15-20 साल में दिलचस्पी पैदा हुई है। और इसका जिम्मा जाता है गालिब का जो अभिनय मुझे करने की खुशकिस्मती मिली गुलजार भाई के साथ। वहां से हिंदुस्तानी अदब में और हिंदुस्तानी शायरी में मेरी दिलचस्पी बढ़ी। बचपन में मैं बिली बंटर और इस तरह की किताबें ही पढ़ा करता था। स्कूल की किताबों से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी मुझे, खासतौर से फिजिक्स की और केमिस्ट्री की किताबों से सख्त बुग़्ज़ थी। मैथमेटिक्स से तो मेरा दिल हौलता था। और मैंने बहुत बाद में पढ़ने का शौक पैदा किया अंग्रेजी लेखकों के जरिए। लेकिन अब जो इत्तेफाक से जो पिछली 4 किताबें जो मैंने पढ़ी, वो चारों हिंदुस्तानी लेखकों की हैं। सर कौन सी हैं अगर आप बताना चाहें तो? एक तो मनोरंजन वाजपेयी की किताब है गन पाउडर इन द एयर, जो उन्होंने बांग्ला में लिखी थी और जिसका तर्जुमा अंग्रेजी में मैंने पढ़ा है। वो नक्सलाइट मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, कई दफा जेल गए, सही गलत इल्जामों में ये नहीं
मालूम ना उन्होंने कोई इस पर राय दी, लेकिन अपने जो तजुर्बात थे उन्होंने जो बयान किए हैं कि कैसे वो उस मूवमेंट में शामिल हुए और जेल में उन पर क्या क्या बीती, उसके बारे में है। बहुत ही मुख्तसर सी किताब है, मेरे ख्याल से 125 पेज की है, लेकिन उसको पढ़ना चाहिए क्योंकि मैं हर एक को सलाह दूंगा कि वो किताब जरूर पढ़ें। एक तो क्योंकि मनोरंजन वाजपेयी जो है वो रिक्शा चलाया करते थे कलकत्ते में, वो खींचने वाली जो रिक्शा होती है जी। तो एक दिन उनकी रिक्शा में महादेवी वर्मा आके बैठी और उनसे उनकी बातचीत शुरू हुई और उन्होंने मनोरंजन वाजपेयी को, व्यापारी को, वाजपेयी नहीं, मनोरंजन व्यापारी उनका नाम है, उनको उकसाया कि देखो तुम्हें लिखना चाहिए, क्योंकि वो किताबों के बारे में बात करने लगे और वो बड़ी हैरत में पड़ गई कि रिक्शा वाला जो है इतनी देर की बातें कर रहा है। तो उसकी वजह से उन्होंने लिखना शुरू किया और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं बांग्ला में। इत्तेफाक से एक ही ऐसी है जो जिसका तर्जुमा हो चुका है अंग्रेजी में, हिंदी में मेरे ख्याल से अभी तक नहीं हुआ जी। उसके अलावा बाकी जो है दोज़खनामा, शंकर पाल की किताब जी, शंकर पाल की बड़ी दिलचस्प किताब है। मंटो साहब और गालिब साहब की एक इमेजिनरी मुलाकात जो है जहन्नुम होती है। और मुझे फैसिनेट भी उस किताब ने इसलिए भी किया कि बचपन में जब हमें बताया जाता था, मौलवी साहब कुरान शरीफ पढ़ाते थे और डंडे मार मार के हमने उसे उर्दू के अलिफ बेते सिखाई, तो हमें ये बताया जाता था कि भाई मुसलमान तो सारे जन्नत जाएंगे और गैर मुसलमान जो है जहन्नुम ही है। तो मैं सोचता थी कैसी नाइंसाफी है, मेरे सारे दोस्त तो फिर जहन्नुम में होंगे, मैं तो वहीं जाना पसंद करूंगा। कुछ इस तरह के ख्याल आते थे जो बहुत ज्यादा बदले नहीं है अभी तक। तो हालांकि उस दोज़खनामा में मंटो साहब की जिंदगी और गालिब की जिंदगी में कई ऐसी बातें हैं जिनका इल्म था मुझे, क्योंकि मुझे गालिब के बारे में थोड़ा बहुत मालूमात थी, वो करना था। तो का कलाम मैं पढ़ता आया हूँ पिछले कई सालों से, उसका मंचन भी किया है, उनकी साहबजादियों से भी मैं मिला हूँ लाहौर में, के बारे में बातचीत की है। तो लेकिन फिर भी बहुत ही दिलचस्प किताब है, बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। और मैं सलाह दूंगा जिनको भी मंटो या गालिब के बारे में जानना है एक बुनियादी तो वो ये किताब जरूर पढ़ें। वाह वाह। चौथी किताब जो है बारामासी, ज्ञान चतुर्वेदी जी की, वाह क्या कहने, मैं दंग रह गया पढ़ के। इस कदर उनकी जो जबान में नफासत लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, काफी क्रूड सी जबान अक्सर वो इस्तेमाल करते हैं जी। अगर वो इस्मत आपा और मंटो के जमाने में लिख रहे होते तो फौजी का इल्जाम उन पर जरूर लगता। क्योंकि जिस बहुत अंदाज से वो बयान करते हैं बुंदेलखंड के वासियों का, और जो एक हिंदुस्तान का माइक्रोकॉज्म उन्होंने खींचा है, एक फैमिली और उसकी सारी करतूतों के जरिए बहुत ही मुझे असरदार लगा। तो पहले मैंने अंग्रेजी में पढ़ी और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ये मुझे ज्ञान चतुर्वेदी की लिखाई ही पढ़नी चाहिए। तो मैंने उसको फिर हिंदी में भी पढ़ा और मैं बेहद मुतासिर हुआ और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब ज्ञान चतुर्वेदी साहब से मेरी मुलाकात हो कि मैं उनको भोपाल में गले मिल सकूं और थोड़ा सा इंस्पिरेशन उनसे ले सकूं। क्या बात, सारे लेखकों को रश हो रहा होगा कि वो ज्ञान चतुर्वेदी क्यों ना हुए जो इस वक्त हमारी पीढ़ी में जो लिख रहे हैं। सर ये सवाल मैंने बात के लिए रखा था, लेकिन मैं पहले पूछ लेता हूँ, क्योंकि गालिब का जिक्र बार बार आ रहा है। गालिब के दीवान से आपका रिश्ता कैसा है, जो कि आपने उनको प्ले भी किया और तैयारी भी एक तरीके से? सच्ची बात यह है कि स्कूल में एक शेर हम लोग सब दोहराया करते थे कि अहमकों की कमी नहीं गालिब इस जहान में, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। अहमक की जगह एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था जो महज़ब जी 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 मैं समझ गया। हम सब समझते, मैं भी समझता कि गालिब साहब ने लिखा है। उसके अलावा एक उनकी नज्म है, कोई दिन गर जिंदगानी और है, हमने अपने दिल में ठानी और है, मेरे थे रामपुर के जो उर्दू पढ़ते थे स्कूल में, वो तरन्नुम में ये मुझे सुनाया करते थे ये नज्म, जो बहुत ही मुझे पसंद थी।
वो नज्म है कि गजल है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, और बहुत मेरे दिल को लगी क्योंकि एक जो उसमें हमेशा गर्लफ्रेंड की चिट्ठियों का इंतजार रहा करता था, एक खत मुंह देखता है नाम पर, तो मैं सोचता था कि गालिब साहब ठीक ठाक शायर तो थे ही, लेकिन वर्ड्सवर्थ की और ब्राउनिंग के टक्कर की, कीट्स के टक्कर के नहीं है। ये मेरी जहालत थी जो मैंने ऐसा समझा, और मेरी खुशकिस्मती कि गुलजार भाई ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये रोल कर सकूं। इत्तेफाक की बात, बहुत दिलचस्पी की बात है कि मैं जब फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था जी, तो मुझे पता चला कि गुलजार भाई गालिब पे फिल्म बना रहे हैं संजीव कुमार साहब के साथ। अच्छा। मुझे बड़ा ख्याल आया कि ये संजीव कुमार साहब कहाँ से, हालांकि वो उनके मनचाहे एक्टर थे, अक्सर उनके साथ काम किया, बहुत पसंद करते थे गुलजार भाई उन्हें। बहरहाल संजीव साहब को दिल का दौरा पड़ा, वो फिल्म नहीं बन पाई। उसके बाद उनकी दिलचस्पी कुछ कम हो गई उसमें। उसके बाद तो मैंने गुलजार भाई को एक खत लिखा था उस जमाने में, सन 74 की बात है। देखिए आप संजीव कुमार को जो ले रहे हैं ये गलती कर रहे हैं तो पता मैंने लगाया और एक तस्वीर अपनी भेजी, जो उस जमाने में मतलब तस्वीर खिंचवाना कितना मुहाल था ये आप शायद आप नौजवान लोग नहीं समझ पाएंगे कि खिंचवानी पड़ती थी। पहले तो कैमरा ढूंढना पड़ता था जिसके रील हो, फिर उसको डेवलप करने के लिए देना, पैसे लगते थे, फिर नेगेटिव आता था, फिर उसका पॉजिटिव बनता था, फिर उसके एनलार्जमेंट करना पड़ता था, पूरी मतलब 6 महीने के जेब खर्च चली जाती थी एक तस्वीर। बहरहाल मैंने भेजी उन्हें तस्वीर अपनी, और उन्होंने लिखा कि देखिए मैं वो एक्टर हूँ जिसकी आपको तलाश है, मैं बल्ली मारान में रहा हूँ, गली कासिम जान में, जो बिल्कुल झूठ था। मैं गया था मेरे एक फुप्पा रहा करते थे गली कासिम जान में। अच्छा। और हम दिल्ली पहुंचते थे नैनीताल से, तो हम पूरा दिन वहां गुजारते थे। अजमेर में मेरे वालिद रहते हैं रात की गाड़ी पकड़ने से पहले जी। दूसरी बात ये कि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, जहाँ से गालिब साहब की शराब आती थी जी जी। कि मैं गालिब से अच्छी तरह वाकिफ हूँ उनके काम, ये सब बिल्कुल मनगढ़ंत था। बहरहाल वो खत जब मैं गालिब कर रहा था गुलजार भाई के साथ, तब मैंने उनसे जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि वो खत तो मुझे कभी मिला ही अच्छा क्या। और फिर उन्होंने मुझे चुना, और मैंने उनसे कहा कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या कुछ मुझे पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा देखो गालिब का पूरा दीवान तो तुम नहीं पढ़ पाओगे, ना उनके सारे खतूत पढ़ पाओगे, और ना तुम्हें गालिब साहब को साइको एनालाइज करने की जरूरत है। तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो स्क्रिप्ट में होगी, और मैं तुम्हें कुछ उनकी नज़में और गज़लें दूंगा, वो तुम पढ़ लेना, और कुछ उनके खत वो पढ़ लेना, उतना काफी है। बाकी उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी शख्सियत चाहिए जो पर्सोनिफाई कर सके। तो काफी रेजिस्टेंस के बावजूद, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब जो थे वो बिल्कुल खिलाफ थे मेरे, उन्होंने कहा नहीं ये तो बड़ा मुस्वर आदमी है और बड़ा ऐसा है और वैसा है, और किसी शायराना अंदाज के एक्टर को लेना चाहिए। और गुलजार भाई ने मुझे दिया, जिसके लिए मैं तहे उनका एहसानमंद रहूंगा, क्योंकि न सिर्फ उर्दू शायरी से बल्कि उर्दू जबान से मेरा दोबारा तारुफ हुआ। तो उसके बाद सर कैसा रिश्ता बना, इसके बाद से जो रिश्ता कायम हुआ? उसके बाद उनकी कुछ शायरी मैंने पढ़ी, और उसकी वजह से और शायरों में मेरी दिलचस्पी पैदा हुई, जैसे फैज अहमद फैज साहब, जैसे नजूर सुल्तानपुरी, जैसे अल्लामा इकबाल। हालांकि अल्लामा इकबाल की शायरी बहुत ही मुश्किल है, मैं उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं लेकिन मेरी अपनी जबान से जो मैं री इंट्रोड्यूस हुआ, वो सबसे बड़ा तोहफा था मेरे लिए। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कोई ऐसा रोल तुमने किया है जो तुम्हें हॉन्ट करता रहे जिंदगी भर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता किसी भी एक्टर के साथ। तो लोग ऐसा कहते हैं, झूठ बोलते हैं। मुझे हॉन्ट नहीं करता, मुझे लगता है कि मुझे तोहफे मिले हैं, गालिब जैसी भूमिकाएं करके, मासूम जैसी फिल्म करके, जुनून जैसी, मंथन जैसी फिल्म करके, तो तोहफे मिले। हॉन्ट बिल्कुल नहीं करता मुझे कोई। और गुलजार भाई से तो खैर बहुत नजदीकी रिश्ता मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जब भी मिलते हैं वो बहुत ही मोहब्बत के साथ
और हमेशा मुझे याद करते हैं। मेरी सालगिरह पर जब भी कोई कहने की बात हो तो हमारी बात ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि वो मुझे अपना दोस्त समझता है। वाह सर, ये बताएं, व्हाट्सएप के दौर में जिन दो शायरों का सबसे ज्यादा फेक कोट किया जाता है, मतलब कि उनके नाम से शेर मंसूब कर दी जाती है, एक तो गालिब है और दूसरे गुलजार साहब है, तो क्या कभी इस बारे में बात हुई आपसे उनसे कि ये फर्जी शेर जो उनके नाम से घूम रहे हैं उनके हैं भी नहीं? कुछ ऐसा कभी? नहीं, मेरी बात इस बारे में तो नहीं हुई, लेकिन फर्जी चीजें तो अब मेरे नाम से 50 किस्म के ट्वीट्स आते हैं, जबकि मैं ट्विटर पर हूं ही नहीं। फेसबुक पर मुझे अकाउंट खोलना पड़ा इसलिए कि 6 अकाउंट मेरे नाम से चल रहे थे। मैं साइबर पुलिस के पास गया, उन्होंने कहा भाई हम कर तो कुछ नहीं सकते, आप ऐसा कीजिए एक अकाउंट अपना खोल लीजिए जिसमें वो ब्लू टिक हो। तो वो मुझे करना पड़ा, और पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा फेसबुक में भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि अजीब अजीब किस्म के संदेश आते हैं। तो और फेकरी का तो जमाना है जनाब, और लोग अब गुलजार भाई के शेरों की नकल नहीं करेंगे या अपना घटिया सा शेर लिख के गुलजार भाई के नाम से पास ऑफ करेंगे। जी जी, बहुत कोई बात नहीं। अच्छा सर, एक चीज बताएं, जिस दौर में इतना फेक है, इतना मीडियोक्रिटी का सेलिब्रेशन है, फेक न्यूज है, ट्रोल्स हैं, उस दौर में किताबें पढ़ना क्या घाटे का सौदा नहीं है, या अलग थलग पड़ जाने का खतरा नहीं है किताबें पढ़ने वाले होने में? क्या आप किताबें पढ़ रहे हैं उस दौर में जिस दौर में सब व्हाट्सएप पे फर्जी नॉलेज चल रही है? मुझे इतना मालूम है कि मुझे एक खजाना मिला है पढ़ने से, और मैं अपने बच्चों को भी ये सलाह देता हूँ कि वो पढ़ा करें। वो कंप्यूटर पे पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, किताब हाथ में लेने का तजुर्बा वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते। मुझे खुद किताब हाथ में पकड़ के पढ़ना बहुत बेहद पसंद है। हालांकि किंडल भी है मेरे पास और मैं हर जगह किताबों का ढेर लेके तो नहीं घूम सकता। अनफॉर्चुनेटली पढ़ने का रिवाज ख़त्म इसलिए भी होता जा रहा है कि हमारी आज की युवा जनरेशन की अटेंशन स्पैन भी कम होती जा रही है, और पेशेंस नहीं है उनमें एक 300 पेज की या 250 पेज की भी किताब पूरी पढ़ें। वो संक्षिप्त में चाहते हैं कि उन्हें वो ज्ञान मिल जाए। और हमारी जनरेशन में भी किसी हद तक ये था कि शेक्सपियर के नाटकों का मुख्तसर सा डिस्क्रिप्शन किया जाता था लैम्ब्स टेल्स के नाम से, जिसमें आपको कहानी पता चल जाती थी। और कहानी शेक्सपियर के नाटकों की क्या है, कुछ भी नहीं है कहानी में। उसमें जो अंदाज है, अंदाज बयान जो है, वो असल चीज है। उसका जायका आप लोग नहीं ले सकेंगे, नौजवान पढ़ने वालों की तरफ मैं मुखातिब हूँ, अगर सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ें। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि अपना अटेंशन किसी तरह से अटेंशन स्पैन का दौर बढ़ाया जाए। और ये इसका जिम्मेदार टेलीविज़न है और कंप्यूटर्स हैं, जहाँ पे इंस्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। टेलीविज़न पर आप देखते हैं कि असल जुल्म हो रहा है, किसी का सर फोड़ा जा रहा है, और फिर एक बटन आप दबाइए और आप देखेंगे बहुत ही नकली सा एक उसी तरह का एक सीन। और इन दोनों में फ़र्क नहीं पता लगा सकते आजकल के व्यूअर्स कि असल क्या है और गलत क्या है और फेक क्या है। ये बीमारी तो अब फैल ही गई है, इसका क्या इलाज है? इसके रुकाव के लिए मास्क भी नहीं पहन सकते। सर, जो लोग नहीं पढ़ते हैं उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? पढ़ने की महिमा क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं, क्यों पढ़ना चाहिए? भाई, जो लोग नहीं पढ़ते हैं और समझते हैं कि किताबें पढ़ना वक्त की बर्बादी है, तो मैं उनसे ये सलाह दूंगा कि आप एक 10 वर्क लिखने की कोशिश जरा कीजिए। 10 सिर्फ, पूरी किताब नहीं, किसी भी मौजू पर, और आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है लिखना। और फिर ख्याल शायद आपको आए कि मंटो साहब ने जो सैकड़ों अफसाने लिखे हैं, असमत आपा ने जो लिखे, या शेक्सपियर ने जो 36 नाटक लिखे, या गालिब साहब ने जितना कुछ लिखा जिसका आधा तो खो गया। ऐसा गुलजार भाई ने मुझे बताया कि फारसी की शायरी जो सबसे उनकी अजीम शायरी थी, सब की सब खो गई। तो उन्होंने उन पर क्या क्या बीती होगी ये लिखते वक्त। अगर ये ख्याल उनके दिमाग में आए तो शायद इंस्पिरेशन मिले कुछ पढ़ने का। और जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो फिर आपसे जो
जो अव्वल ऊंची दर्जे के जहन वाले लोग हैं, उनके ख्यालात से आप वाबस्ता कैसे हो गए? सिर्फ अखबार पढ़कर तो डिप्रेशन ही होता है, और अखबार भी नहीं पढ़ते आजकल के तो नौजवान मेरे ख्याल से। खबरें भी जो उन्हें चाहिए वो गूगल पे मिल जाती हैं। सर ये बताएं कि कुछ ऐसे राइटर्स जिनके आप दीवाने रहे हो, जिनको उस तरह से फॉलो किया, और उस दीवानगी का अगर कोई नमूना बता पाए तो साझा करें। कुछ ऐसे राइटर्स मेरे अंग्रेजी के ही हैं जो मेरे राइटर्स हैं, सोमरसेट मौहन, एंथनी बर्जेस, पीजी वुडहाउस, ये तीन जो हैं। एवलिन वॉ रिसेंटली उनकी किताबें पढ़नी शुरू की हैं। एंथनी बर्जेस और वुडहाउस साहब मेरे ख्याल से अंग्रेजी के सबसे अजीम लेखक हैं जिनको मैंने पढ़ा है। ओ हेनरी की कहानियां भी मैंने पढ़ी हैं, बहुत ही मुझे उन्होंने मुतासिर किया, और ओ हेनरी के बारे में भी पढ़ा। दीवाना अगर मैं हूं तो बर्नार्ड शॉ का, उनके नाटकों का और उनके मजमूनों का जो उन्होंने लिखे हैं, एसेज, जो फॉरवर्ड उन्होंने लिखे हैं अपने नाटकों के, वो अक्सर वो नाटक से ज्यादा दिलचस्प हैं। और उनके कई नाटक मैं कर चुका हूँ मंच पे, और कई और ऐसे हैं जो मैं करना चाहता हूँ, पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं। इस हद तक के जो माय फेयर लेडी फिल्म जो थी वो उनके एक नाटक पर आधारित थी, पिग्मेलियन। माय फेयर लेडी मुझे बेहद पसंद आई, और मैं हमेशा वो नाटक करना चाहा, मैंने कभी किया नहीं, लेकिन उसकी वजह से मैंने पिग्मेलियन पढ़ा। और माय फेयर लेडी का मैं इतना दीवाना था कि मैंने वो पूरी की पूरी फिल्म तकरीबन याद ज़बानी कर ली थी। उसके सारे गाने, उसके सारे मुकालमे वगैरह सब मुझे ज़बानी याद थे, और बार बार उनको मैं अब भी दोहराता रहता हूँ बिला वजह, क्योंकि ज़बान से बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं। शेक्सपियर की कई तकरीरें हैं जो मैं बार बार खुद से दोहराता रहता हूँ, इतना रियाज करते रहता हूँ। जोहरा जो थी मरहूम जोहरा सहगल, वो मेरे ख्याल से 100 साल तक जी, और आखिरी वक्त तक वो हर सुबह रियाज करती थी। उन्होंने बताया क्या रियाज करती थी। मैं जाती हूँ अपनी छत पे, टेरेस पे, और मैं अपनी कुछ पुरानी चीजें जो भी मुझे याद हैं उन्हें मैं बस दोहराती हूँ अपने लिए। मैंने कहा ये तो मैं भी करता हूँ। तो ये जरूर है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता और टेरेस पे नहीं जाता, मैं अपने घर में बैठे बैठे करता हूँ। तो ये एक पता नहीं ये मर्ज है या ये एक अच्छी सिफत है, लेकिन तो ऐसा जरूर है कि कई लोग जो आपकी याददाश्त का लोहा मानते हैं, तो क्या उनको आप राज यही है कि आप रिहर्स करते हैं बार बार? कई लोग कहते हैं कि नसीर साहब की याददाश्त मतलब मिसाली याददाश्त, तो कैसे, उसका क्या राज है? मैं बार बार दोहराता हूँ उन मुकालमों को। नाटक भी अगर है, जब भी हम करते हैं, एक तो मैं 6 महीने से कम नहीं लगाता किसी भी नाटक को तैयार करने में। जल्दबाजी में मैं कभी भी ड्रामा नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये इस मुसन्निफ के साथ नाइंसाफी होगी अगर मैं 1 महीने में, तो इन्होंने जिसको शायद लिखने में इन्हें महीने से ज्यादा लगा होगा, मेरी क्या मजाल कि मैं 1 महीने से कम कर डालूं इसको। मेरी समझ में नहीं आएगी ये बात, और मैं बहुत वक्त देता हूँ अपने सारे एक्टरों से भी को भी ये सलाह देता हूँ कि भाई बार बार पढ़ो, पहले एक्टिंग शुरू करते रहने से पहले इसको पढ़ो, समझो क्या लिखा है, उसको जज्ब करो। तो मुझे शौक है इस बात का, बस इसीलिए, और मेहनत करने के सिवा कोई रास्ता है नहीं। कोई जादू की पुड़िया नहीं है जिससे याददाश्त आपकी बढ़ जाती है, रियाज करने से ही बढ़ती है। अब हाल में मैं गिटार बजाना सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बेटे दोनों बजाते हैं बहुत अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा कि बाबा आप सीखिए, और बड़े वाले ने मुझे गिटार तोहफे में दिया। तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे रियाज करते, अब ये वाली जो उसको स्ट्रिंग्स को बजाना तो इतना मुश्किल नहीं है, ये वाली जो उंगलियां हैं
जो सुरों को और कॉर्ड्स को कंट्रोल करती हैं, उनको अपनी दिमाग की से सही तरह हिलाना वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे बार बार करते रहने से वो धीरे धीरे समझ में आ रही है बात। तो वही बात लागू होती है डायलॉग याद करने में। सर तो आपको जज्ब करने पड़ते हैं वो डायलॉग इस हद तक कि अगर आप एक जुमला कैसा लिखा था वो अगर आप भूल भी जाएं तो कोई दूसरा जुमला उसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकें, इसका मतलब वही होगा। सर मुझे ये बताएं आखिर में कि किताबों से जुड़ी कोई आपकी पसंदीदा जगह, कोई लाइब्रेरी, कोई दुकान जहां से कोई हसीन याद जुड़ी हो, आप साझा करना चाहें तो। जी। आधे से ज्यादा तो किताबों की दुकानें बंद हो गई मुंबई में। स्ट्रैंड बुक शॉप थी मुंबई में, कोलाबा में, जहाँ मैं जाया करता था, बैठ के उस किताबों को लिखा करता था। फिर किताबों की खुशबू मुझे बड़ी अच्छी लगती है, नई किताबों की। हमेशा जब मैं विदेश से लौटता था काफी सारी किताबें खरीद के लाता था, और जो पसंदीदा जो सबसे पहली बात जगह मेरे जहन में आती है वो पुरानी दिल्ली स्टेशन पर A.H. व्हीलर की बुक स्टॉल। क्योंकि हमेशा हर साल में 2 दफा जब हम स्कूल जा रहे होते या स्कूल से वापस आ रहे होते तो वहां मैं कई घंटे गुजार देता, क्योंकि हमें इंतजार करना पड़ता था ट्रेन के कनेक्शन का वगैरह वगैरह। और A.H. व्हीलर की दुकान जो है मेरे ख्याल से वो सबसे प्यारी मेमोरी है मेरे लिए किताबों के मुताबिक। सर बच्चों के लिए कुछ किताबें जो आपको लगता हो कि बच्चों को पढ़नी चाहिए फॉर्मेटिव ईयर्स में, अगर आप सजेस्ट करना चाहें, अंग्रेजी, हिंदी, किसी भी जबान की, जो आपको लगता है कि दिलचस्प। हम लोग चंदा मामा पढ़ा करते थे और कॉमिक्स पढ़ा करते थे। मेरे वालिद साहब बहुत खफा होते थे कि कॉमिक्स मत पढ़ा करो, हमारी अंग्रेजी खराब हो जाएगी। इनका ख्याल था ऐसा, तो सही नहीं था, क्योंकि उन क्लासिक कॉमिक्स की वजह से कई सारी कहानियां जिनकी मैंने बाद में किताबें पढ़ी, वो कॉमिक्स के जरिए ही मेरा तारुफ हुआ चार्ल्स डिकेंस जैसे लेखक से। चार्ल्स डिकेंस की इतनी मोटी मोटी किताबें तो मैं तो मैं ये सिर्फ कहूंगा कि अगर आप जबरदस्ती किसी बच्चे को कोई किताब पढ़वाना चाहो वो हरगिज़ नहीं पढ़ेगा। किसी तरह उसमें उसकी दिलचस्पी पैदा करने की जरूरत है, और जो उसका जो जी चाहता है, जिस तरह उसका रुझान है, उस तरह की किताबें पढ़ने के लिए उसको मदद करना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं मानता कि हम हर एक इंसान एक नेचुरल टैलेंट लेके पैदा होता है। ये जरूर है कि एक किसी तरफ एक एबिलिटी जरूर होती है, फैसिलिटी, जिसमें किसी में गाने की, किसी में नाचने की, किसी में कलाबाजी खाने की, किसी में दौड़ने की, किसी में फुटबॉल खेलने की, किसी में तैरने की, किसी में पेड़ चढ़ने की। तो वो आप जिस तरफ भी उन एबिलिटीज को डेवलप अगर ना किया जाए तो वो एबिलिटीज कहीं ना कहीं मुरझा जाती हैं। तो एज पेरेंट्स हमें ये करना चाहिए, उन एबिलिटीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उस तरफ बच्चे का रुझान करना चाहिए। जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कि ये किताब तुम्हें पढ़नी चाहिए। ये अगर आप कहेंगे किसी भी बच्चे से तो हरगिज वो किताब नहीं पढ़ेगा। जी सर, चलते चलते बुक रिकमेंडेशंस बता दें, कुछ पसंदीदा किताबें जो आप नाम लेना चाहें जल्दी जल्दी, जो आपको पसंद हो, सबको पढ़नी चाहिए, आपको ऐसा लगता है, जो भी याद आता जाए रैंडम। जी कागजी है पैरहन, इस्मत आपा की आपकी थी। एक अंग्रेजी की किताब है अली रजा मीर की, मर्डर एट द मुशायरा। जी वो भी मैंने हाल में पढ़ी पिछले साल, जो जिसमें गालिब साहब डिटेक्टिव हैं और वो एक खून जो हो गया है मुशायरे पर उसका करते हैं। बड़ी मजेदार किताब है। और रजा मीर का जो इल्म है गालिब की शायरी के बारे में वो बिल्कुल बेहतरीन है, और उन्होंने हर चैप्टर से पहले एक कपलेट जरूर दिया है जो उस चैप्टर से संबंधित है। जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल एक किताब है अंग्रेजी की जिसने मुझे बेहद मुतासिर किया। जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, किसी ने मुझे प्रेजेंट की थी, वो मैं रेकमेंड करूंगा, बच्चों को जरूर पढ़ें। और थोड़े से बड़े कॉलेज की जो तालिब इल्म हैं
J.D. सैलिंजर की किताबें मुझे बेहद पसंद हैं। द कैचर इन द राय के बारे में तो हर एक ने नाम सुना है, और कुल मेरे ख्याल से 5 किताबें लिखी हैं सैलिंजर साहब ने, लेकिन वो बेजोड़ हैं मेरे ख्याल से। और फिल्म लाइन से जुड़े लोगों को अगर आप कुछ किताबें बताना चाहें, फिल्म से जुड़े क्यों बताऊं, अपना टाइम हाथ करना। किताब नहीं पढ़ते, स्क्रिप्ट भी बताने पड़ते हैं कि नहीं। वो स्क्रिप्ट सुनना ज्यादा पसंद करते हैं मेरे ख्याल से। चलिए इसको इस सवाल पे यूं देखते हैं कि आप ये बता दें कि नसीरुद्दीन शाह बनने के लिए कितना योगदान है, जरूरी है किताबों का पढ़ना, उससे इंस्पायर हो जाएंगे लोग। देखिए, नसीरुद्दीन शाह कई तरह के दौर से गुजरा है। एक वक्त था जब उसको पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था, उसको क्रिकेट खेलनी थी दिन रात। फिर जब पता चला कि भाई, जिस समय जब मैं छोटा था तो कुल 11 खिलाड़ी थे जो हिंदुस्तान भर से चुने जाते थे। 50 मैच जो आजकल होते हैं वो नहीं होते थे। एक सीरीज होती थी साल भर में, या तो ऑस्ट्रेलिया की टीम या इंग्लैंड की टीम यहाँ आती थी, या वेस्ट इंडीज, या हम लोग वहां जाया करते थे। तो वो तो ख्वाब मैंने बहुत जल्दी तक कर दिया कि भाई क्रिकेटर तो मैं बन नहीं सकता। तो फिर एक्टिंग का शौक मुझे पड़ा, तो उसकी वजह से मैंने ड्रामे पढ़ने शुरू किए। और ड्रामा पढ़ना हर एक को मेरे ख्याल से इस बात का तजुर्बा होगा, नॉवल पढ़ने से ज्यादा मुश्किल। वो क्यों है? इसलिए कि ड्रामा आपको हर एक इंफॉर्मेशन नहीं देता, आपको वो डॉट्स खुद जोड़ने पड़ते हैं। एक नॉवल में लिखा जाएगा कि एक बूढ़ा लकड़हारा कंधे पर लकड़ी का गट्ठर लिए, एक हाथ में कुल्हाड़ी लिए, थका हारा अपने झोपड़ी की तरफ चला जा रहा था। कई दिन से उसने खाना नहीं खाया था। अंदर गया तो उसने देखा उसकी बेटी बैठी हुई है, वो चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही, वगैरह। इस तरह का डिस्क्रिप्शन होगा। नाटक में सिर्फ ये लिखा जाएगा कि एक बूढ़ा आदमी लकड़ियों का गट्ठर लिए, हाथ में कुल्हाड़ा लिए दाखिल होता है। वहां एक लड़की बैठी हुई है जो चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही है। अब आपको खुद ये डॉट्स जोड़ने हैं कि ये कुल्हाड़ा, ये अगर एक कुल्हाड़ी और लकड़ी का गट्ठर लिए, जाहिर है कि वो लकड़हारा ही होगा, कोई करोड़पति तो होगा नहीं जो भेष बदल के आया है। और जो सारा इंफॉर्मेशन है इन दोनों के रिश्ते का, वो आपको विदिन 1-2 जुमलों के अंदर वो मिल जाएगा, लेकिन वो आपको तराशना पड़ता है, वो आपको स्पेल आउट करके बताया नहीं जाता। तो मैं भी ये भी राय दूंगा नौजवान लोगों को कि नाटक पढ़ने की कोशिश करें। रोज तो खैर पढ़ ही लेंगे, लेकिन नाटकों को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालना पड़ता है। तो नाटकों की वजह से मेरा थोड़ा बहुत दुनिया के बारे में, इंसानों के बारे में, इंसानी रिश्तों के बारे में, उलझनों के बारे में, मसलों के बारे में, खुशी वगैरह के बारे में थोड़ा होने लगा। उसके बाद मैंने किताबें संजीदगी से पढ़ना शुरू किया, लेकिन मेरे ख्याल से 50 साल की उम्र तक मुझे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक नहीं था। मैं सिर्फ एक पैशन के साथ और एक सच्चाई के साथ अपना काम करना चाहता था, जिसके लिए मैंने रियाज ये किया कि जो भी परफॉर्मेंस, चाहे वो फिल्म में हो या थिएटर में हो, वो देख सकूं और उसको समझने की कोशिश की कि ये एक्टर मुझे अच्छा लगता है तो क्यों लगता है, और ये एक्टर मुझे पसंद नहीं है तो क्यों पसंद नहीं है। ये बातें मैंने समझने की कोशिश की, और मैं किस तरह का अदाकार बनना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे पूरा 100% यकीन था कि मैं पैदा हुआ हूँ एक्टिंग करने के लिए। जब क्रिकेटर बनने का ख्याल मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल। और मेरे वालिद बड़े परेशान थे इस बात से, क्योंकि मैं स्कूल में भी नाटक किया करता था, कॉलेज में भी मैंने ग्रेजुएशन जब किया अलीगढ़ से, तो वहां भी मैं नाटकों में मसरूफ रहता था। उसके बाद मैं दिल्ली के ड्रामा स्कूल में गया। तो आपको पहचानना चाहिए कि आपकी ताकतें क्या हैं और आपकी कमजोरियां क्या हैं, और कमजोरियों पे काम करो, और जो तुम्हारी जो कुव्वतें हैं उनको कायम रखने की कोशिश करो, और यकीन करो कि तुम पैदा ही हुए थे एक्टर बनने के लिए,
अगर कोई आपसे कहे कि एक्टिंग नहीं कर पाओगे आज के बाद, तो क्या आप जिंदा रहना चाहोगे? ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा था और उसका जवाब था नहीं। ये बताएं, आपका ऑनलाइन का एक्सपीरियंस कैसा रहा जब ये लॉकडाउन हुआ और ऑनलाइन बातचीत करना? मुझे बहुत दिलचस्प लगा हिमांशु। बावजूद इसके कि ऑडियंस दिखाई दे रही थी ना, उनकी प्रतिक्रिया सुनाई दे रही थी, लेकिन उससे एक सबक मिला जो मैंने अपने नौजवान साथियों को बताया कि देखो, हम परफॉर्मेंस ऑडियंस के लिए नहीं करते हैं, हम करते हैं इसलिए कि हमें एक बात कहनी होती है। अगर कोई वो बात सुनने को तैयार हो तो अपनी खुशकिस्मती समझो, और ऑडियंस के रिएक्शन पर आपका परफॉर्मेंस में इन्वॉल्वमेंट जो है वो मुनस्सर नहीं होना चाहिए कि ऑडियंस रिएक्ट अगर कर रही है तभी आपको जोश आएगा। अक्सर ऑडियंस रिएक्ट नहीं करती। अब हमने इस्मत आपा के नाम, एक प्रोडक्शन है जो इस्मत आपा की कहानियां हमने की, बिल्कुल। वो हमने विलायत में किया जहाँ पे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहुत थे तो उर्दू तो सब समझते थे। अमेरिका में भी किया, अगेन वही किस्सा था। सिंगापुर में किया, वही किस्सा था। दुबई में किया, वही किस्सा था। फिर हमें बुलाया गया बॉन थिएटर फेस्टिवल जर्मनी में, और वहां गए और उन्होंने कहा कि भाई इसके आप हमें उसका तर्जुमा करके दे दीजिए ताकि हम वो सर टाइटल्स दे सकें। उन्होंने वो सर टाइटल्स दिए, लेकिन कहाँ वो इसमें आपकी जबान का जादू एक तर्जुमे में आ सकता है, और तर्जुमा भी ऐसा कि वो जितना मुख्तसर उतना बेहतर। उसके बाद हम द हेग में जाके हमने परफॉर्म किया जहाँ 20-25 गोरे बैठे हुए थे जो एक हर्फ नहीं समझ रहे थे। अब इस्माइल आपा के नाम जब भी हम यहाँ करते हैं, लखनऊ में इत्तेफाक से नहीं कर पाए, दिल्ली में किया है, हर जगह किया है, अब ऑडियंस जो है इतनी खुश होती है उससे, वो कहानियां सुनकर, और जाहिर है उससे जोश बढ़ता है। लेकिन अगर हेग में भी या बॉन में भी जब हमने ये पेश किया नाटक, तो हमें ख्याल ये रखना पड़ा कि हमारा जोश कम नहीं होना चाहिए। भले ही किसी को एक लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थिएटर की अपनी एक जबान होती है और कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेट कर जाती है। तो ऑनलाइन अगर बिल्कुल रिस्पांस नहीं आ रहा है मान लीजिए, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लो नहीं हो जाता? जैसे मेरा तो हो जाता है, अगर ऑडियंस नहीं रिस्पांस कर रही है तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये आदत आपको तर्क करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऑडियंस पर ही डिपेंड करते रहेंगे तो फिर आप हमेशा एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि इस जुमले पर ये पिछले शो में ये हंसी आई थी, इस शो में नहीं आई, क्यों नहीं आई? ये सब बातें सोचना फजूल है। आपको अपना कंसंट्रेशन किसी भी हालत में कायम रखना जरूरी होता है, भले ही कोई रिस्पांस हो या ना हो। अंदरूनी रिस्पांस शायद हो रहा हो, जरूरी नहीं है कि ऑडियंस अगर तालियां बजाए या हंसे तभी उन तक वो बात पहुंची है। आपको बावजूद इसके कि वो खामोश बैठे हैं, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते रहना चाहिए। और ऑनलाइन परफॉर्म करके मुझे ये सबक मिला। और क्योंकि सिनेमा में तो कोई भी रिस्पांस हो तो कैमरे पे होती है, तो उसमें तो रिस्पांस नहीं मिलता, तो वो तो चुनौती होती होगी। और सिनेमा में अक्सर ऐसा होता है कि यूनिट वाले ताली बजा देते हैं। कोई आप बहुत ही जोशीला किस्म का शॉट, गुस्से का, चिल्लाने का, रोने धोने का वगैरह करें तो सारे जो यूनिट के लोग हैं वो तालियां बजाते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि एक थोड़ी देर बाद आप उन लोगों के लिए परफॉर्म करने लग जाते हैं बजाय कैमरा के लिए परफॉर्म करने के। तो कैमरा जब आपके सामने हो तो आपका काम है कैमरा से कांटेक्ट रखना, वो भले सिनेमा हो या टीवी हो या ऑनलाइन वाला काम हो। यहाँ भी तो कैमरा ही है जिसे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कैमरा जो है वो हर देखने वाले की नजर है। कैमरा से आप ताल्लुक बनाइए, इंतजार न कीजिए रिएक्शंस का। बल्कि अक्सर पृथ्वी थिएटर जैसी जगह में जहां ऑडियंस अक्सर खास तौर से शनिचर और इतवार के दिन आती है, उसे मजा लेने आती है, हंसने के लिए आती है, और उस जरूरत से ज्यादा भी हंसते हैं, जिससे मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है कि भाई इतने भी हंसने की बात नहीं है इसमें। आपको क्यों इतना हंस रहे हैं? कभी कभी मेरा ख्याल आता है कि मैं कहूँ ऑडियंस से
फिराक साहब का सर एक किस्सा था कि वो एक मुशायरे में उन्होंने शेर पढ़ा और बहुत दाद आई, 10,000 लोग सामने बैठे हुए थे। तो वो बोले कि जो शेर बैक वक्त 10,000 लोगों की समझ में आ जाए वो अच्छा नहीं हो सकता, मैं शेर को निकाल रहा हूँ गजल से। तो वो फिराक साहब बिल्कुल सही बात कि ऐसा सब नकली हंसी, नकली अप्रिसिएशन है ये। 10,000 लोग को एक साथ कैसे आना है, ये बात छुपी हुई थी।